सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, मैं आपका दिलीप सर जो आपको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर कंपटीशन, स्पेशली फॉर सीडीएस, एसएससी वगैरह वगैरह। इस बैच के अंदर आप लोग जब टॉपिक पढ़ते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर होता है और जब उसके बाद क्वेश्चंस लगाते हैं तो मुझे मालूम है आप कैसा फील करते हैं। आपका डेफिनेटली जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, कंसेप्ट क्लियर होने से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे निकलने लगते हैं। डाउट्स का जो एक स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी आपसे निकलने लगते हैं और डाउट्स की जो संख्या है वो कम हो जाती है। तो यहाँ आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो बेसिकली मैंसुरेशन है, जिसे हम क्षेत्रमिति बोलते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर कंपटीशन में आता ही है। किसी भी तरह के एग्जाम की बात करो आप, जहाँ मैथ्स है वहाँ मैंसुरेशन होता ही है, लेकिन अलग अलग स्टैंडर्ड के साथ इसका लेवल अप और डाउन होता रहता है। तो हम इसे इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो मैंसुरेशन वाले पार्ट में कहीं पर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंसुरेशन का बेस बनाने के लिए, थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में पॉलीगन के बारे में, जिसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्या समझे हम मैंसुरेशन में? सबसे पहले जो जरूरी है वो ये कि हमें वास्तव में किन किन कॉन्सेप्ट पे काम करना हो, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं पता है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। क्षेत्रमिति, मैंसुरेशन, इट्स अ काइंड ऑफ मेजरमेंट ऑफ द सॉलिड और प्लेन फिगर्स, जिसमें कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो जो मेजरमेंट है वो कभी एरिया की है, कभी वॉल्यूम की है, कभी सरकमफ्रेंस, कभी पेरीमीटर, और कभी कभी इन फिगर्स के पार्ट्स की, जैसे परपेंडिकुलर, कभी बेस, कभी हाइपोटेनियस, तो कभी कुछ और कभी कुछ। इन तमाम चीजों के बारे में अगर आज आपकी नॉलेज शून्य मान लेते हैं तो हम आपको शून्य के स्तर से ही पढ़ाना शुरू करेंगे और इसके आधार पर आप डेफिनेटली ये बात समझ पाओगे कि बेस कैसे सुधरता है किसी भी टॉपिक का, चाहे टॉपिक कितना भी टफ क्यों ना हो। इसी टॉपिक को कभी कभी हम एडवांस मैथ्स भी बोलते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मैथ्स है जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते सिलेबस से। ये हमेशा रहता है, चाहे कभी पेपर में एडवांस हो या ना हो, ये तो होगा ही। शुरू करते हैं। शनिवार को क्लास ना होने का कारण मैं आपको बता दूं, मेरे गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से बार बार खांसी और कफिंग की प्रॉब्लम थी, जिससे मैं बोल रहा था तो ज्यादा खांस रहा था। तो अभी थोड़ा सा रिकवर है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन ये भी मौसम के चलते एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं मैंसुरेशन। देखिए बच्चों, जब आप मैंसुरेशन का अपना कंसेप्ट सुधारने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे दो तरह की फिगर्स की बात होती है। मींस सबसे पहले हम फिगर की बात करें, ना फिगर हो ना फिकर हो। फिगर है तो फिकर है। फिगर किस चीज की है? समतल आकृति और सॉलिड फिगर। तो हम यहां पर दो तरह की आकृतियों की बात करते हैं, एक समतल और दूसरी ठोस। मेरी कोशिश रहेगी कि हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, सबको समझ आना चाहिए, यानी कि सॉलिड और प्लेन। तो प्लेन और सॉलिड फिगर को हम जब ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंसुरेशन में देखते हैं तो एक को 2D और एक को 3D बोलते हैं। तो प्लेन फिगर्स को हम बेसिकली 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं, इसलिए ये हमारा 2D कॉन्सेप्ट होता है, और सॉलिड फिगर को हम 3D बोलते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। अब कैटेगराइज करें फिगर्स को तो नाम के साथ तो हमने कर लिया, प्लेन और सॉलिड के साथ, लेकिन अगर हम फिगर्स के नाम के साथ करने लगे तो वो जो पूरा का पूरा पॉलीगन आपने पिछली क्लास में देखा है वो पूरा का पूरा पॉलीगन आपका प्लेन फिगर में आता है। लेकिन पॉलीगन में हमने पढ़ा क्या? सिर्फ वही प्लेन फिगर्स के बारे में जो कहीं ना कहीं क्लोज फिगर है और मेड बाय साइड्स हैं, यानी कि जहां पे साइड्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो हमारे टूल हैं उसमें लाइन सेगमेंट भी है, रे भी है, लाइन भी है, कर्व भी है। तो कर्व की बात करें तो कर्व भी कुछ ना कुछ फिगर हमारे लिए प्लेन में बनाता है, जैसे सर्कल, राइट, रिंग, सेमी सर्कल, सेक्टर्स और सेगमेंट्स। इन तमाम चीजों के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना होगा। तो ये चैप्टर बड़ा लंबा होने वाला है। यूट्यूब पे ही आप इतना सीख जाओगे कि आप जब क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो आपको काफी नॉलेज यहां से मिलेगी और आप डेफिनेटली सवालों को सॉल्व कर पाओगे। तो प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर वो फिगर है जिसमें हम हाइट की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बर्थडे कैप है, उसे आप क्या कहेंगे?
कोन कहते हैं। तो यहाँ जो हाइट है वो आपको बकायदा मटेरियल के साथ दिखाई दे रही है। क्लियर? कोई जब फिगर हम बनाते हैं उसमें कोई मटेरियल इस्तेमाल होता है तो वो सॉलिड फिगर हो जाती है, चाहे वो होलो हो या फिर सॉलिड हो। ऐसी फिगर को हम 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं, जिनमें कई अलग अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, जैसे वॉल्यूम, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। यहाँ सरफेस एरिया की बात करते हैं तो भी टोटल सरफेस एरिया हो सकता है, लेकिन एक और शब्द इस्तेमाल होता है जिसे लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। इन सब के बारे में धीरे 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 हमें नॉलेज होने लगेगी जब हम इसको देख के समझेंगे। तो आज की क्लास में अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटेलिजेंट होने से पहले आपने सब चीजों को सुना होगा। तो मैं इस तरीके से बताना चाहता हूं कि अगर किसी को लगता है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है तो उसे इंटेलिजेंट कैसे बनाया जा सकता है दिलीप सर की क्लास में। तो समतल फिगर में हम सबसे पहले चलें जहां हम बात करते हैं प्लेन फिगर की। तो प्लेन फिगर में यहां आ जाते हैं हम, कुछ थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए कि किस किस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आने वाला है। देखिए, मैं यहां पर 2 फिगर आपको बना के दिखाता हूं। एक फिगर मैंने ली है और एक फिगर मैंने ली है। इन दोनों फिगर में जो डिफरेंस है वो आपको बाय डिफॉल्ट समझ आएगा। इसको आप जब सर्कल बोलते हैं तो इसको स्फेयर बोलते हैं। ये भी गोल है, ये भी गोल है, शायद ये वाला गोल और ये वाला गोल आपको एक जैसा लगे, लेकिन इस ड्राइंग से पता लगता है कि यहां मैं किसी एक सॉलिड फिगर की बात कर रहा हूं जिसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी धातु का प्रयोग किया गया होगा और ये इसकी हाइट है। इसमें कोई हाइट जैसा कुछ नहीं, हालांकि ये दिखने में एक डायामीटर भी है। यहां पर भी आपको एक डायामीटर दिख सकता है, यस और नो, बट इस डायामीटर में इस फिगर के अंदर कहीं उसका सॉलिडनेस नहीं दिखाई देता। तो इसे हम 2D बोलेंगे और इसे हम 3D बोलेंगे। जो चीज हम इसमें निकाल सकते हैं राइट रॉन्ग, और जो इसमें निकाल सकते हैं उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ऐसी ही कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। जैसे अगर मैं कहूं कि इसकी कम्युनिटी में एक फिगर ये है और इसी फिगर की हेल्प से बनने वाली मेरे पास एक फिगर ये है। अगर आप इसको देखेंगे तो जहां पर आपके पास ये फिगर एक प्लेन फिगर है, वहीं अगर आप इस फिगर की बात करते हैं तो ये आपकी एक सॉलिड फिगर है। उसी प्रकार आप ये कह सकते हैं कि ये आपका जो स्फेयर है ये एक सॉलिड फिगर है, और यहां पर जब आप बात कर रहे हैं तो ये आपका एक प्लेन फिगर है। तो प्लेन और सॉलिड का डिफरेंस आपको समझ आता है। ऐसी कई फिगर है जिसको मैं ड्रॉ करके आपको सॉलिड और प्लेन का डिफरेंस क्लियर करूं जहां से मैंने शुरू किया है। ठीक, अगर मैं कहूं कि और भी कोई सॉलिड हो सकता है मेरे पास, ये मेरे पास एक और एग्जांपल है। दिस इज ऑल्सो अ सॉलिड फिगर, राइट रॉन्ग। यदि मैं इसकी कैटेगरी कहूं तो ये भी मेरे लिए एक सॉलिड फिगर है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इस सर्कल के आधे हिस्से का इस्तेमाल करूं तो वो सर्कल का जो हिस्सा आधा हिस्सा होगा वो प्लेन फिगर में कंसीडर होगा। और अगर मैं फिगर्स की बात करूं, ऐसा मान के चलो कि आपको कुछ भी नहीं आता और आप सब के सब मुझ पे डिपेंड हो, तो ये भी आपके पास एक फिगर है। इस फिगर में इसे आप क्या कहेंगे, ट्राइंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये सर्कल है। ऐसी कई चीजें हैं जो आपने इस पूरे चैप्टर में सीखनी है। वहीं आप दूसरी तरफ अगर यहां पर बात करेंगे ट्राइंगल पर बेस्ड या स्क्वायर पर बेस्ड, तो आपको कुछ ऐसे फिगर भी दिखाई देने लगेंगे जैसे ये, राइट और रॉन्ग। तो इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो सर ये क्या है, यस ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कंसेप्ट में चीजों को समझने के लिए। तो यहां इस कलर में आप जो देख रहे हैं इसे आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास जिसे मैं सॉलिड कह रहा हूं। जैसे मैं और भी एग्जांपल यूज कर सकता हूं, दिस इज माय फ्रस्टम। इसके बारे में कहूं तो ये भी आपका एक सॉलिड फिगर है। और अगर आपसे कहूं कि आपके पास और कहां सॉलिड फिगर हो सकती हैं, बहुत सारे तरह की सॉलिड फिगर्स आप देखते आए हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं आप समझ रहे हैं, मैं उस हर बच्चे की हेल्प कर रहा हूं जिसे मैथमेटिक्स में लोग दिखाते कम है, डराते ज्यादा है। तो ये आपके पास कुछ सॉलिड के एग्जाम्पल हैं जिसमें हम इसे पिरामिड कहते हैं, इसे पिरामिड कहते हैं, इसे फ्रस्टम कहते हैं, इसे पैरेललोपाइप या क्यूबॉइड बोल सकते हैं, या क्यूब की फॉर्म में भी हो सकता है। इसे कोन कहते हैं, इसे स्फेयर कहते हैं, इसे हेमिस्फेयर कहते हैं। ये एक अपनी एक फैमिली है जो सॉलिड फैमिली है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। वहीं दूसरी तरफ ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, सेमी सर्कल है,
या रिंग है, ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हैं। जैसे ये एक सिचुएशन है, सो दिस इज कोसेंट्रिक सर्कल्स, इसे हम बोल सकते हैं ये हमारी प्रॉब्लम ऑफ रिंग हो सकती है। तो ये क्या है, ये रिंग है, इसका आधा पोर्शन निकालते हैं। तो ऐसी तमाम चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले जो बात मैंने आपसे कही कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो 2D और 3D को समझने का है। जब 2D और 3D की हम बात करते हैं तो हमारे पास इसके बाद समझ आता है कि ठीक है, समझ आ गया कि जो ब्लू कलर के कुछ एग्जाम्पल हैं, मैं इसे प्लेन फिगर की बात कर रहा हूँ, और जो मैं कुछ वहां येलो और कलर से आपको दिखा रहा हूँ, राइट, या मस्टर्ड कलर से दिखा रहा हूँ, तो वो आपकी सॉलिड फिगर है। इन तमाम फिगर्स पे काम करना है हमें इस चैप्टर में, इसे स्ट्रांग बनाना है। इसलिए बच्चे किसी से शिकायत मत करो, कोई सिखाता नहीं है, हमें भी आपसे शिकायत है, आप सीखते नहीं है। अगर कोई बेसिक से बता रहा है तो आपका कंसेप्ट स्ट्रांग कर रहा है। तो ये तो हुआ डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड सॉलिड फिगर। अब आती है बात इस चैप्टर में और क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कंसेप्ट। कंसेप्ट की बात करूं तो एक शब्द आपके पास इस्तेमाल होगा एरिया, जिसे आप हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल जब इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो एरिया के साथ कुछ और शब्द भी इस्तेमाल होने लगेंगे। जैसे एक शब्द इस्तेमाल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक होगा टोटल सरफेस एरिया। एरिया शब्द को समझ लो पहले। जिस समय ये शब्द इस्तेमाल होते हैं इसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां कर्व सरफेस एरिया के अलावा एक और शब्द इस्तेमाल हो सकता है, दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। देखिए माय डियर, ये जो आप देख रहे हैं ना, एरिया के साथ इस्तेमाल होने वाले स्पेशल वर्ड जैसे कर्व्ड और लेटरल और टोटल, ये जो सरफेस एरिया है इसका संबंध सॉलिड फिगर से। किससे है? सॉलिड फिगर्स। कौन से सॉलिड फिगर्स? जो आपने अभी अभी यहां इस राइट हैंड साइड पर देखी। ठीक, यहां पर एक और चीज इस्तेमाल होगी, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम जिसे हम कैपेसिटी बोल सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ सॉलिड फिगर, जिसे हम आयतन या धारिता बोलते हैं। तो ये वॉल्यूम का क्या मतलब है? जब आप किसी सॉलिड फिगर के अंदर उसकी कैपेसिटी देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस बाल्टी के अंदर आप कितना जल भर सकते हैं, तो उसकी कैपेसिटी है, दैट इज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड फिगर कॉल्ड वॉल्यूम। यानी कि हम उसके अंदर उसकी मेजरमेंट जब करते हैं कि कितना उसमें लिक्विड रख सकते हैं, तब हम उसके अंदर सही मायने में समझते हैं कि वो वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब सवाल पैदा होता है इसमें कि जो यूनिट है वो क्या होगी। जब हम बात करते हैं यूनिट्स की मैथमेटिक्स में, तो एरिया जहां लिखा है वो 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल होने की वजह से जो यूनिट है वो अगर किसी भी तरह का एरिया है, चाहे वो प्लेन फिगर का है या सॉलिड फिगर का है, उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट होगी। क्या होगी? स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट में हिंदी में से कहते हैं वर्ग इकाई। स्क्वायर यूनिट से क्या अर्थ है भाई? अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एटसेट्रा जो मेजरमेंट हमारे पास होगी, इनके बारे में भी बात हम करेंगे। लेकिन जब आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसकी जो यूनिट होती है, जिसे आयतन बोलते हैं हम, राइट रॉन्ग, उस आयतन में जो यूनिट की बात आएगी तो वो हमेशा क्यूबिक यूनिट होगी। क्यूबिक यूनिट का मतलब है जो एक्सपोनेंट होगी वो यूनिट की 3 होगी, जिसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब एटसेट्रा इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो ये बात भी हमें समझ आ गई कि यहाँ पे जो यूनिट इस्तेमाल होगी, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो मीटर क्यूब होगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब होगा और एटसेट्रा। यहाँ अगर हम बात करें तो मीटर स्क्वायर होगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इस तरह से एटसेट्रा। हम पहचान लेंगे कि अगर इस तरह की मेजरमेंट दी है तो वो सीधे सीधे
एरिया प्रोवाइड कर रहा है और इस तरह की मेजरमेंट दी है तो इसका मतलब वो वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है और उसे हम समझ सकते हैं या तो मांग रहा है या फिर प्रोवाइड कर रहा है। ये बात आई यूनिट वाइज। अब एरिया शब्द अगर इस्तेमाल होता है तो प्लेन फिगर में जब एरिया इस्तेमाल होता है उसमें कोई कंफ्यूजन होती ही नहीं है। एक क्लोज फिगर में जितना क्लोज्ड पोर्शन है उसकी मेजरमेंट करना ही उसे एरिया बोलते हैं। यहां अगर हम एक और शब्द की बात करें तो वो हमारे पास एक और शब्द आता है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर, जिसे हम हिंदी में परिमाप बोलते हैं। एक और शब्द आता है सरकमफ्रेंस। देखो भाई, अगर आप किसी गांव जाओ और गांव की भाषा आपको ना आती हो तो फिर आप लोगों से वार्तालाप नहीं कर पाओगे, अपनी बात नहीं रख पाओगे, सुन नहीं पाओगे, कुछ मांग नहीं पाओगे। इसलिए उस भाषा की जरूरत है। ऐसे ही इस चैप्टर में घुसने के लिए इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले जो शब्द हैं वो इसकी भाषा है, उसी को पकड़ना है, उसी को समझना है। सरकमफ्रेंस मतलब होता है परिधि। तो परिधि और परिमाप वास्तव में दो अलग अलग चीजें नहीं है। इसका मतलब बेसिकली है मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री। मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री यानी कि जो आपकी बाहर की जो स्थिति है उस बाउंड्री का टोटल मेजरमेंट को हम बोलते हैं। ठीक है, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस। सवाल पैदा होता है सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर अगर दोनों एक ही चीज है, मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री ही है, तो फिर पेरीमीटर वर्ड इस्तेमाल कहां होता है? देखिए, जब हम यहां पर बात करते हैं पॉलीगन की, किसकी? पॉलीगन मतलब क्लोज फिगर बाय साइड्स। जो भुजाओं से बनने वाली आकृति है अगर उसकी बाउंड्री मेजरमेंट करोगे तो पेरीमीटर वर्ड का यूज करोगे, और अगर आप क्लोज फिगर बाय कर्व कहोगे जो कि पॉलीगन नहीं है, नॉन पॉलीगन कंडीशन है, उसके अंदर जो इस्तेमाल करोगे वो सर्कुलर फिगर के लिए इस्तेमाल करोगे सरकमफ्रेंस। राइट रॉन्ग? तो परिधि शब्द का इस्तेमाल वृत्त पे होगा, अर्धवृत्त पे होगा, त्रिज्याखंड पे होगा, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ साइड से बनते हैं, बिना कर्व के हैं, उनके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे तो परिमाप शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसकी यूनिट में सिर्फ यूनिट ही होता है, कोई मीटर क्यूब या सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता। अगर ये मीटर है तो मीटर होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, एटसेट्रा। तो ये तो हुई बात कि हम किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, या फिर यूनिट दे रखी है तो उससे क्या जज करें। मीटर स्क्वायर है तो एरिया जज करें, मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम जज करें, और दिया हुआ अगर मीटर है तो कोई भी पार्ट हो सकता है, पेरीमीटर हो सकता है, लेंथ ऑफ कोई पार्ट ऑफ प्लेन या सॉलिड फिगर हो सकती है। वो तो बहुत सारी है, यहां तक बात हमें समझ आती है। अब सवाल पैदा होता है कि हमने बात किया 2D और 3D की, तो शुरुआत कहां से करें? पॉलीगन में मैंने आपको बताया कि क्लोज फिगर बाय साइड्स कॉल्ड पॉलीगन, इसमें शुरुआत हुई थी ट्राइंगल से। तो आज की मेंस्ट्रुएशन की क्लास में हम बात भी ट्राइंगल की ही करेंगे। ज्योमेट्री का कुछ पार्ट सुधरेगा, साथ के साथ सवालों के जवाब देने भी आपको आने लगेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में ट्राइंगल से, और पढ़ेंगे इस तरह से कि ट्राइंगल हमें कहीं पर भी मिल जाए तो तंग ना करे, हमें ज्यादा परेशान ना करे। तो यहां पर हम अब शुरू करते हैं धीरे धीरे चीजों को समझना, और देखते हैं कितनी बात हमें समझ आ पाएगी। द फर्स्ट फिगर आई एम टेकिंग हियर दैट इज अ ट्राइंगल। देखो, फिलहाल एक ड्राइंग से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के बारे में मुझे पता होना चाहिए कि ये इसके वर्टेक्स हैं, और जब हम वर्टेक्स ABC लिखते हैं तो ये कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। इनके अपोजिट की जो मेजरमेंट होती है, इस एंगल के अपोजिट जो मेजरमेंट आएगी वो इसी A के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होगा। ऐसे ही ये जो B हमारे पास है, इसके बिल्कुल ठीक सामने, इस एंगल के ठीक सामने जो है वो B है, और इस C के ठीक सामने स्मॉल c है। तो आप ABC जो तीन साइड्स हैं, यानी कि जो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल है, उसको सबसे पहले ये समझिए कि ऐसे भी छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाएंगे जहां पर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा अगर बेसिक ठीक नहीं है। तो बेसिक को ठीक करने के लिए क्या जरूरी है? सॉरी, जरूरी ये है कि हम ABC के बारे में समझे। जो A, B और C है, इसे आप मान लें थोड़ी देर के लिए, ये आपकी मेजरमेंट है। अब इन मेजरमेंट में क्या संभावना है? सबसे पहले जनरल फिनोमिना पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकली कि किसी फिगर को ट्राइंगल बनाने के लिए क्या जरूरी है। मान लेते हैं कि जो C है इज द ग्रेटेस्ट साइड। C जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, इसको लेके चल देते हैं। कोई ना कोई तो हो सकता है कि तीनों चीजें अगर बराबर नहीं है तो वो सबसे बड़ी भुजा हो। तो उस समय हम क्या सोचेंगे, या सबसे पहले ये सोचें कि क्या A
बराबर बी बराबर सी हो सकता है? जी हाँ, ये एक संभावना है और ये पॉसिबल है। अगर ये हो सकता है तो क्या ये भी हो सकता है ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी? यस सर, ये भी हो सकता है। क्या ये भी हो सकता है ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी? यस, सब कुछ हो सकता है। मेजरमेंट जो दे रखी है उसमें ये तीनों कंडीशन हो सकती है। इन तीनों कंडीशन में जब ऐसा होने लगेगा, जब तीनों साइड्स बराबर होने लगेगी, तो फिर एबीसी का इस्तेमाल करने की क्यों जरूरत पड़ेगी? वहां तो सीधे सीधे एबीसी की जगह जो आपकी साइड्स हैं वो ए दिखाई देने लगेगी। तीनों साइड्स एक जैसी होंगी तो उसमें एबीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब यहां दो चीजें बराबर हैं तो वहां पर फिर सी की क्या जरूरत है? ऐसी स्थिति में आपको ए और बी इस तरीके से मेजरमेंट दिखाई देगी ट्राइंगल की। और अगर ये तीनों ही बराबर नहीं है तो कोई किसी की बराबरी कर नहीं पा रहा, तो वहां पर ए बी और सी दिखाई देगा। यही संभावनाओं के साथ क्या ये जरूरी है कि वो ट्राइंगल बन पाएगा? तो किसी ट्राइंगल के बनने के लिए ये जरूरी है कि अगर आपकी तीन साइड सपोज ए बी सी है, तो आप कोई भी दो साइड्स जब ऐड करें, मान लीजिए आपने ए और बी को ऐड किया, या फिर बी और सी को ऐड किया, या फिर सी और ए को ऐड किया, तो ये तीनों स्थितियों में जो सम ऑफ द टू साइड्स है वो थर्ड साइड से उस समय ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर ये ए बी है तो ये सी होगा, स्मॉल सी। ये बी सी है तो ये ए होगा, और ये सी ए है तो ये बी होगा। मतलब ये एक ट्राइंगल को फॉर्म करने की बेसिक प्रॉपर्टी है। और सीडीएस में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये जरूरी है कि दो साइड्स का टोटल, कोई भी दो साइड का टोटल उस समय तीसरी बची हुई साइड से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी स्थिति आती है कि अगर हम कोई दो साइड्स को सब्ट्रैक्ट करें, मान लीजिए ए और बी को घटाएं, या फिर बी और सी को घटाएं, या फिर सी और ए को घटाएं, मतलब डिफरेंस पॉजिटिव है इसलिए मॉड लगा रहा हूं, तो ये जो डिफरेंस है, यस और नो, ये कम होना चाहिए उस समय की थर्ड साइड से। यानी कि दिस मस्ट बी लेस देन द थर्ड साइड। ए बी है तो सी, बी सी है तो ए, और ए सी ए है तो बी। यानी कि ये आपकी सेकेंड स्टेज है। इन दो स्थितियों में हम किसी ट्राइंगल को फॉर्म करने की बात करते हैं। तीसरी बात हम ये समझते हैं कि एक होता है हमारे पास एस, जिसको कहते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। इसका अर्थ होता है सेमी पेरीमीटर। इसे हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। क्या? अर्ध परिमाप। ठीक, इसको अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप क्या होगा फिर? ए प्लस बी प्लस सी का मतलब होगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स का मतलब होगा परिमाप, जिसे हम त्रिभुज का परिमाप बोलेंगे। और ये फिलहाल इंग्लिश में कहलाता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो किसी भी पॉलीगन की समस्त साइड को जब हम आप ऐड करते हैं तो उसे उसका पेरीमीटर बोला जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एस की वैल्यू है वो ए प्लस बी प्लस सी की टोटल वैल्यू के हाफ के बराबर है। यहां तीसरी शर्त ये पैदा होती है कि एस की जो वैल्यू है वो इंडिविजुअली ए से भी ज्यादा होनी चाहिए, बी से भी ज्यादा होनी चाहिए, और सी से भी ज्यादा होनी चाहिए। यदि एस की वैल्यू ए बी सी में से किसी से भी कभी भी कम हो गई तो भी आप कह सकते हैं कि ये डायमेंशंस ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकती। अब जब ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं कर पाएगी तो ट्राइंगल के क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन फॉर्म कर गई तो क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन में हमें पढ़ना पड़ेगा कि ट्राइंगल में क्या क्या चीजें हमें समझनी है। जैसे इस छोटी सी इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन बनाया जाए तो क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसको देखेंगे। फिर मैं इसके अंदर आऊंगा, आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। जैसे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, इफ 10, 4 and A are the measurement of
3 sides of a triangle then find the value of a। अब भाई ये कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 10, 4 और a है तो फिर a का मान क्या होना चाहिए। बच्चे यहां पर आपको समझना होगा कि a की तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, इन्फिनिटी वैल्यू होंगी इसकी, लेकिन 4 ऑप्शन में अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से ऑप्शन देगा ताकि आप उसका आंसर निकाल सकें। देखिए आपके पास सोर्स क्या है, a को रिलेट करने के लिए आपके पास 2 साइड्स हैं, एक है 10, एक है 4 और 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक है सम वाला और एक है डिफरेंस वाला। यानी कि अगर आप इन दोनों का सम करो तो 14 आएगा और डिफरेंस करो तो 6 आएगा। यहां पर फंसेगा आपका ए की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के सम और डिफरेंस पर डिपेंड करेगी। कैसे? हमने अभी अभी पढ़ा कि हमारी प्रॉपर्टी बोलती है कि एस का मान, सॉरी यहां पर डिफरेंस का जो वैल्यू होगा वो थर्ड साइड से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब है थर्ड साइड हमारी ए है, तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है वो कम होगा इससे, तो ये वैल्यू क्या हुई, ये 6 से अधिक होनी चाहिए। मींस द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स मस्ट बी लेस देन द थर्ड साइड। तो इसका मतलब है डिफरेंस अगर 6 है तो ये कम होना चाहिए ए से। तो ए की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती, और 6 से जितनी भी वैल्यू है, राइट रॉन्ग, जो बड़ी वैल्यू है इसको हमने कंपेयर करना। अभी एक बात और बताता हूं, 10 और 4 14। देखो अब समझो ए की वैल्यू 6 और 14 के बीच में लाई करेगी, तो 6 और 14 के बीच में लाई करेगी तो क्या नहीं हो सकती है, राइट और रॉन्ग, 14 से छोटी हो सकती है, राइट। ए की वैल्यू 6 से बड़ी हो सकती है। तो 6 और 14 के बीच में लाई करने वाली संख्याओं में वो तमाम संख्याओं से ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है जो कि 6.1, 6.2, 6.3 और तमाम 13.99, इनके बीच में जितनी भी और भी वैल्यू बन सकती है, लेकिन 14 नहीं हो सकती और 6 नहीं हो सकती। नॉट इक्वल टू 6 और 14, एनी नंबर बिटवीन 6 एंड 14 बी द वैल्यू ऑफ ए। इसलिए 4 ऑप्शन में आपको जब ये सवाल दिया जाएगा तो इसी तरीके से एक आंसर बना के दिया जाएगा, रेंज, जो इसे रेंज कह सकता है कि ए की वैल्यू 6 से बड़ी है और 14 से छोटी है, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आई मेरी बात? तो हम इस बात से ये समझते हैं कि ये सवाल वो बच्चा नहीं कर पाता जिसको जो बेसिक मैंने अभी अभी बताया अगर नहीं बताया होता। तो तमाम इन बेसिक्स के साथ आपके सवाल आपको कैसे निकालने हैं ये आपको धीरे धीरे समझना है। बेस और बेस के साथ काम मैं कितने तरीके से आपको पढ़ाऊंगा वो मेरे पर छोड़ दीजिए, मैं कितना पढ़ाऊंगा ये भी मुझ पर आप छोड़ दीजिए। बस आप एक छोटा सा काम कर दीजिए जो मैं कह रहा हूं, क्लास को अटेंड करते समय कंसंट्रेशन पूरा यहीं रखें। मैं आपके कई बार कमेंट्स इसलिए नहीं पढ़ पाता क्योंकि मैंने देखा है कमेंट्स में कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं जबकि वो मिलते मेरी वजह से हैं, मुझसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन उन कमेंट्स को देख के लगता है कि ये अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। तो जो आपका भविष्य बना रहा है उस पर फोकस करेंगे तो आप कुछ बन जाएंगे, फिर दुनिया फोकस करेगी आपके ऊपर। आज आप अपना भविष्य खराब कर रहे हैं इधर उधर ध्यान देकर, और फिर सोच रहे हैं कि भविष्य में आप बॉस होंगे, आपके नौकर चाकर होंगे, आपके पास पावर होगी। ये सब आपके फिर सपने हो सकते हैं, और ये अपने तब हो सकते हैं जिनको आज अपना कह रहे हो, उन्हें छोड़कर सिर्फ आप अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई, अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन को ध्यान में रखो। डैम श्योर है आपको वो हासिल होगा जो आप हासिल करना चाहते हो। तो बच्चे मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एडवाइस कर रहा हूं, और एक ही एडवाइस कर रहा हूं, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे खुद को बर्बाद करने में, उम्र गुजर गई तो बर्बाद हो जाओगे। तो बेहतर है उम्र से पहले कुछ कर लो वरना कुछ कर गुजरो। मेरी बात समझो आप, आपको बस अटेंड ही नहीं करना, समझना भी है चीजों को। यदि आपके कमेंट्स ठीक होने लग जाएं, आप बढ़िया से दिखे कमेंट्स, तो मैं आपके कमेंट्स पे फोकस करूं और आपको रिस्पॉन्स करूं, राइट। चलो अब आती है बात यहां पर कि मैं और क्या बताना चाहता हूं। देखिए कई बार हम जब ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, जब हमें ट्राइंगल मिलता है तब तक उस ट्राइंगल के अंदर हमें उसके नाम की समस्या आती है। हम जब ट्राइंगल की ही बात करते हैं, आज हम सिर्फ ट्राइंगल की बात करेंगे, कुछ और बात नहीं करेंगे। जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो बहुत तरह से सवाल हमारे अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि हम उस ट्राइंगल को किस तरीके से देखें? तो ट्राइंगल का जो नेम है
नेम ऑफ ट्राइंगल जो है उसको हम बेसिकली दो तरीके से देखते हैं, एक एंगल और एक साइड। एंगल के बेस पर हम जब ट्राइंगल्स के नाम की बात करते हैं तो वो एक आता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, फिर आता है हमारे पास स्केलेन ट्राइंगल। यहां पर हम एंगल की बात कर रहे हैं तो इस बात को यहां से हटा देते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। जब हम साइड्स के बेस पर आते हैं तो हमारे पास नाम आता है स्केलेन ट्राइंगल, दूसरा नाम हमारे पास आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और तीसरा हमारे पास आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसे वास्तव में हिंदी में कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज, अलग अलग भुजाओं से बनने वाला। इसे कहते हैं समबाहु जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। इसे कहते हैं समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो यहां जब हम आते हैं तो इसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक अधिक कोण का होना जरूरी है। इसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। इसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी न्यून कोण होते हैं। तो ये जो नाम है, इन नामों के अलावा भी एग्जामिनर आपको कभी ना कभी घेर लेगा और आपसे सवाल पूछेगा, और इतनी नॉलेज के बाद भी आपसे सवाल नहीं निकलेगा। तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में हमें एक साइन रूल पढ़ना पड़ेगा जिसके साथ हमारा ट्राइंगल का एरिया का कॉन्सेप्ट काफी हद तक हमसे निकलने लगेगा। हर बात सीखनी है जिससे पेपर पूछता है आपसे सवाल। तो अगर ये आपका ए है तो ये ए है, ये बी है तो ये बी है, और ये सी है तो ये सी है। इसके बारे में मैंने अभी आपसे जिक्र किया था। दरअसल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की टोटल डिग्री मेजरमेंट 180 डिग्री है, राइट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन ही पॉजिटिव होता है। अगर थोड़ा सा भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो आपको समझ आएगा कि हम साइन का इस्तेमाल करके 180 डिग्री पे काम करते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन हमें परपेंडिकुलर प्रोवाइड करता है। तो इस स्थिति में हम चलो ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, हम कहते हैं कि हमें एरिया निकालने के लिए करना क्या होता है। कोई दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं कितनी प्रोबेबिलिटीज बना सकता हूं कि इनसे अगर मैं एरिया निकालूं तो मैं मल्टीप्लाई ए और बी को कर सकता हूं, मैं मल्टीप्लाई बी और सी को भी कर सकता हूं, और मैं मल्टीप्लाई सी और ए को भी कर सकता हूं। ऐसा करने से मेरी स्क्वायर यूनिट तो बन जाएगी, लेकिन एरिया निकालने के लिए मुझे समझना पड़ेगा कैसे बने मेरा फॉर्मूला। यहां तक आपको समझ आना चाहिए। मैं हर सूरत में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ही निकालने की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं जो मुझे दिख रहा है, ठीक। अब मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर सवाल पैदा होते हैं एंगल। बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा बेटा। अगर आपका जो डर है ना मेंसुरेशन का ना निकाल दिया तो मेरा नाम दलीप कुमार नहीं। तो आपने बस करना क्या है, समझना है। देखो अब ध्यान से, यहां ए और बी है तो बचा कौन, सी। यहां बी और सी है तो बचा कौन, ए। सी और ए तो बचा कौन, बी। तो किससे मल्टीप्लाई करें, साइन के साथ एंगल की वैल्यू ए बी को छोड़ दो तो कैपिटल वाला सी। बी और सी के साथ साइन के साथ किसका इस्तेमाल करें, बी और सी को छोड़ दो तो ए। और यहां साइन के साथ किसका इस्तेमाल करें, अगर सी और ए को छोड़ दो तो बच गया बी। इस प्रकार आप किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करें, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड की बजाय कोई दो साइड्स दे रखी हो और उनके बीच का एंगल गिवन हो। देखो ए बी सी का मतलब क्या है, ये ए है ये बी है तो उनके बीच का एंगल सी है। यहाँ पर बी और सी का मतलब क्या है, अगर ये बी है ये सी है तो उनके बीच का एंगल ए है। यहाँ पर सी और ए का मतलब क्या है, अगर ये सी है और ये तो उनके बीच का एंगल बी है। यानी कि उसके बीच के एंगल का इस्तेमाल करते हैं, तब हम उसका एरिया कैलकुलेट साइन रूल के थ्रू करते हैं। अब ये तो हुआ साइन रूल जिसके बेस पर हम कुछ एरिया कैलकुलेट करने के लिए साइन सी का क्या मतलब होगा। हो सकता है साइन की वैल्यू हमारे पास कभी 45 डिग्री आए, हो सकता है कभी हमारे पास साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर हो सकता है कभी साइन की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री हो सकता है कभी साइन की वैल्यू हमारे पास 120 डिग्री हो, और तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके लिए आपको पता होगा, आपने 10th क्लास में अच्छे से थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, दैट इज हाउ टू राइट द वैल्यू ऑफ साइन 45। साइन 45 की वैल्यू आपको पता है, दिस इज 1/√2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेंट की नॉलेज
किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि आप इसका आंसर निकाल पाए, राइट। तो ये सब चीजें हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन में बनकर आती है, नॉलेज कम होती है तो हम ये सब चीजें नहीं कर पाते। तो आइए शुरू करते हैं आज एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय साइन रूल, राइट। साइन रूल से एरिया ऑफ ट्राइंगल के सवाल अगर पूछे गए तो कैसे। फिर मैं इधर आऊंगा, अभी मैं क्या कर रहा हूं, केवल दो ही साइड मालूम है और एक एंगल मालूम है और नाम नहीं पता किसी ट्राइंगल का और एरिया निकालना है। नाम जब पता लग जाएगा तब तो निकाल ही लेंगे, बिना नाम के भी कोई सवाल वो पूछेगा तो कैसे निकलेगा, साइन रूल कैसे हेल्प करेगा, ये हमें समझना है। आइए सवाल देखते हैं कैसे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इस सवाल से आपको डेफिनेटली समझ आएगा कि हमें नेक्स्ट क्या सीखना है। क्लियर है? तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का जवाब आप अभी थोड़ी देर में दे दोगे। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 10 मीटर एंड 12 मीटर, then find the area of triangle if angle between given sides is 30 डिग्री। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 10 और 12 मीटर है और उनके मध्य कोण जो है वो 30 डिग्री का है, तो आप बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा अगर हमें यह कैलकुलेट करना है, तो त्रिभुज का नाम तो पता लग नहीं रहा कहीं से, और ना ही ये कहीं ना कहीं हमसे त्रिभुज का नाम पूछ भी रहा है। हमें तो बस ये समझना है कि हमारा ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है वो किस तरह का है, राइट। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड ये है, राइट रॉन्ग, और दूसरी साइड ये है, ठीक। इन दो साइड्स की मेजरमेंट मुझे पता है कि ये 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है और ये 12 मीटर है, और कहीं ना कहीं मुझे कहा जा रहा है कि इनके बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। जाहिर सी बात है, जो सिचुएशन दिख रही है उसमें तो ये एंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो है ही नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कब बनेगा बच्चे, जब मैं कहीं ना कहीं इसे और इसे जोड़ूंगा। अब इसे जोड़ने के बाद इस ट्राइंगल का क्या नाम बना, मुझे इसकी कोई चिंता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है इन दोनों को ज्वाइंट होने के बाद। नाम की बात करूं तो भी जानने की कोई जरूरत नहीं है, साइन रूल को जान चुका हूं तो प्रॉब्लम नहीं। इस एंगल का यूज जब मैं करूंगा तो ये मेरे लिए साइन 30 डिग्री होगा, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। अब क्या रह गया, सोल्यूशन निकालने का तरीका। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी इसका नाम आप देना चाहो, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप इसे एबीसी बोलते हो, तो मान लेते हैं ये आपका ए है, ये बी है और ये सी। तो कायदे से आप इसको क्या बोलेंगे, ए, यस और नो, और इसको क्या बोलेंगे, सी, और ये क्या है, एंगल बी। तो फॉर्मूला क्या हुआ, हाफ इंटू ए इंटू सी इंटू साइन 30 डिग्री। अब क्या करना है सर, वैल्यू तो पुट करनी है। हाफ ए की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 10 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। मजा आया, 2 से काटा 6 आ गया, 2 से काटा 5 आ गया, 6 पंजे 30 मीटर स्क्वायर। हम अभी तक जानते भी नहीं है कि इस त्रिभुज का क्या नाम बनेगा, लेकिन हमने इसका एरिया बिना किसी नाम के भी निकाल लिया। नोट कर लीजिए। आ रहा होगा समझ में, बढ़िया है।
एक और सवाल पढ़ते हैं, अगर ये क्लियर है तो। ये रहा आपके पास एक और क्वेश्चन। द एंगल between the two given sides is 60 degree. Find the area of triangle if the given sides are 10 meter and 8 meter. कह रहे कि दो दी हुई भुजाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है और भुजाएं 10 और 8 मीटर है। इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो बात तो आपको समझ आई गई होगी कि क्षेत्रफल बताने के लिए एक साइड आपके पास 10 है और एक साइड आपके पास 8 है। अगर ये साइड आपके पास 10 है और ये 8 मीटर है तो इसके बीच का एंगल आपको कहा जा रहा है ये 60 डिग्री है। तो ट्राइंगल तो आपका यहां फॉर्म होगा, होगा नहीं होगा? अब इस ट्राइंगल में ये 10 है, ये 8 है, तो आपको ये साइड निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एरिया निकालना है। तो ये वाला एंगल आपको पता है, अगर आपने इसका नाम ए बी सी दिया, ये भी ना सोचो कि ये 90 डिग्री है, कोई जरूरत नहीं है ये सोचने की। आपको सिर्फ और सिर्फ निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होने वाला है। अब आपको टाइम नहीं खराब करना, इसे निकालने के लिए सीधा हाफ, जो सीख गए वो आप जान गए, उसको लिख लिख के बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे आप, 10 मीटर 8 मीटर और इनके बीच का एंगल sin 60, यहां आपको पुट करना है sin 60 डिग्री की वैल्यू। तो थोड़ा बहुत भी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। आप मेरी ट्रिग्नोमेट्री क्लास देखेंगे तो आपको एक एक वैल्यू का मतलब पता लगेगा, कहां से आई, कैसे आई, क्यों आई। तो इसे काटने से पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं। ये 10 मीटर है, ये 8 मीटर है और sin 60 की वैल्यू है √3/2। तो आपके सवाल का जवाब 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 4 पंजे 20 √3 मीटर स्क्वायर होगा। एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट कि आंसर स्क्वायर यूनिट होगा, जिस यूनिट में दिया हुआ है उसी का स्क्वायर होगा। गॉट इट? नोट करिए। कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यूज हमें याद नहीं होती, जैसे 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, और एग्जामिनर कभी कभी आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछता है और आप फंस जाते हैं क्योंकि आप लग जाते हैं उस 15 डिग्री की या 22.5 डिग्री की वैल्यू के बारे में सोचने में कि ये क्या होगी। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं जो साइन 15 डिग्री की वैल्यू को याद भी रखते हैं, √3 - 1/2 √2, या फिर इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि एग्जाम में ही साइन 15 डिग्री की वैल्यू साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से बनाने लगते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फिर वहां पुट करके 45 और 30 से लगे रहते हैं, इतने में टाइम निकल जाता है। हमें ऐसी 15 डिग्री या 22.5 डिग्री पर पूछे हुए क्वेश्चन किस तरीके के थे, सवाल से सीखना है कि वैल्यू भी ना पुट करनी पड़े ऐसी और आंसर भी निकल जाए। तो कैसे पॉसिबल होगा, एक और सवाल देखते हैं। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा ये आपको पता है। कॉन्सेप्ट मैं इतने डीप में और इतने रिलेवेंट आपको पढ़ाना चाहता हूं कि जब आप पढ़ें तो आपको लगेगा यार हर क्लास में सर के पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। देखते हैं
अब यहां पर मैं एक नाम भी इस्तेमाल कर रहा हूं ट्राइंगल का, राइट एंगल। राइट एंगल बोलते ही समझते हैं कि एक एंगल तो कंफर्म 90 होगा, लेकिन बाकी के जो दो एंगल है ना बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे मैं आपको इसकी ड्राइंग से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक एंगल डैम श्योर 90 डिग्री है, हाँ है ना, और ये वाला एंगल मेरे पास 15 डिग्री है, तो ये मेरी एक समस्या होगी। क्या समस्या होगी मैं आपको समझाता हूं सवाल। इफ वन ऑफ द एंगल of a right angle triangle is 15 degree and the length of longest side is 1 meter, then find the area of triangle। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 15 डिग्री का है, तो एक तो 15 का है, एक समकोण है 90 डिग्री है, राइट एंगल है तो वो होगा ही, तो तीसरा 75 डिग्री का आएगा। ठीक, चलो इसकी जरूरत है नहीं वैसे। एंड दी लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, ये बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि जब आप बात एक राइट एंगल ट्राइंगल की करते हो तो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस ही होता है, या तो हाइपोटेनियस बोलेगा या फिर लॉन्गेस्ट साइड बोलेगा। ठीक है जी। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में हम 90 डिग्री के बाद जब ये समझ रहे हैं कि हमें साइन रूल से एरिया निकालना है इस क्वेश्चन का, तो क्या करें, द लॉन्गेस्ट साइड इज गिवन टू अस 1 मीटर, जिसे आप 1 मीटर भी बोल सकते हो और 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो सकता है आपका आंसर सेंटीमीटर में दिया हो और आपको सेंटीमीटर इस्तेमाल करना पड़े। अभी अभी हमने पढ़ा कि साइन रूल का इस्तेमाल करते समय एंगल का यूज करेंगे तो उसकी दो साइड्स का इस्तेमाल करेंगे। देखो मान लीजिए इस 90 का यूज करना चाहें तो ये दोनों साइड्स हमारे पास नहीं है। अगर इस 15 डिग्री का इस्तेमाल करना चाहें तो वैसे तो 15 डिग्री की वैल्यू बड़ी खतरनाक है, दूसरा ये वाली साइड हमारे पास नहीं है, तो सिंगल साइड से और एंगल से तो मैंने आपको साइन रूल समझाया नहीं। दूसरा 15 डिग्री भी इतना खतरनाक है कि आप इसे निकालना चाहोगे तो आपसे निकलेगा नहीं, तो अब फंस गए आप। एग्जामिनर ने आपको फंसाने की कोशिश करी लेकिन आप नहीं फंसे, क्योंकि आप पढ़ रहे थे दिलीप सर से। यस और नो? दिलीप सर क्या कह रहे हैं आपसे? सर ये कह रहे हैं कि भाई जो ट्राइंगल आपने अभी अभी इस तरफ देखा है उसका एक डुप्लीकेट ट्राइंगल भी बना दो। बना दिया सर। जैसे ही अगर मैंने ये डुप्लीकेट ट्राइंगल बनाया तो दो ट्राइंगल हो गए मेरे पास। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को फोल्ड था उसे ओपन कर दिया, मान लीजिए कि मैं इसके इस पोर्शन को ऐसे फ्लिप कर दूं तो ये वाला ट्राइंगल इसके जैसा ही होगा, यानी कि दोनों का एरिया बराबर होगा। तो हम समझते हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए, दोनों के क्षेत्रफल समान है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो सीपीसीटी से आप समझते हो बहुत सारी सी बात, ये सब मैं और आपको डिटेल में ज्योमेट्री में बताऊंगा। यानी कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो गया, कम भाषा में समझते हैं ऐसे। अब जब ये फ्लिप होगा इस तरफ तो ये 1 मीटर यहां भी आएगा, इस तरफ आ जाएगा, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाएगी। इस 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर आप यहां भी बोलोगे। मजे की बात है जब ये यहां आएगा तो ये वाला एंगल भी तो यहां आएगा, तो ये 15 डिग्री यहां आ जाएगा। अब आप इस ट्राइंगल को ऐसे देखो जैसे मैं दिखाना चाहता हूं। यही ट्राइंगल है आपका, फर्ज कर लीजिए यही वाला ट्राइंगल है। अगर इसका एरिया निकालना चाहूं तो क्या आपके पास ये 1 मीटर अवेलेबल है? हाँ, ये 1 मीटर अवेलेबल है। तो ये एंगल कितने हैं सर? ये एंगल 30 डिग्री है। तो क्या 30 डिग्री में साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिखना आसान है? हाँ सर, 1/2 होती है। तो ये मजा आ गया हमें। अब हम उस ट्राइंगल को छोड़कर इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो क्या करोगे? फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारा एबीसी था और ये इसका एक डी पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को भी छोड़ देते हैं फिलहाल, ये डीईएफ ट्राइंगल है। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ निकालूं तो, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ निकालूं तो मेरे को आसान है। क्यों? क्योंकि ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के, होगा।
ये काम अगर मैं करना चाहूं तो डीईएफ का एरिया निकालना मेरे लिए आसान है। कैसे? हाफ 1 इंटू में 1 मीटर इंटू में 1 मीटर और इंटू में साइन क्या 30 डिग्री। तो मेरे पास हाफ इंटू में 100 इंटू में 100 इंटू में हाफ, इसको इससे काट दूं तो कितना आ जाएगा भाई? बोलो भाई। हाफ लगाया, ये लगाया और ये लगाया, ठीक है। तो क्या हुआ सर? ये आ गया 50, ये क्या आ गया सर? 50। तो 50 गुना 50 क्या हो गया? 50 गुना 50 क्या हुआ? 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। किसका? इसका। इसका मतलब इसका। अब आप देखो कि आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ चुका। कितना? 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। कायदे से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी तो आपका क्वेश्चन भी नहीं था। अगर इस पॉइंट को मैं कह दूं एम है तो आपको तो ट्राइंगल एरिया ए एम सी निकालना था। सही मायने में आपका सवाल कहां टिका हुआ है? सही मायने में आपका सवाल ये टिका हुआ है। निकालना आपको ये है और रायता आपने ऐसे फैला लिया। क्यों फैला लिया? क्योंकि ये 15 डिग्री भी तंग कर रहा था और सेकंड साइड ऑफ द ट्राइंगल थी नहीं। अब बताओ कि ये एरिया इस पूरे का क्या है? जस्ट हाफ। तो आपको निकालना है एडी ए एम सी। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी है जो आपका रियल क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक साइड आपको दे रखा था। तो आप इसे कैलकुलेट करने के लिए इसको बोलेंगे ये सीधे सीधे हाफ होगा किसके? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के। और एबीसी आप निकाल चुके हो, कितना है आपको दिख रहा है? दिस इज 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी जो मेंसुरेशन का सवाल था, ये बहुत बढ़िया सवाल था, किसी एग्जाम में आया था। तो ये आपका हुआ 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा कोई सवाल अगर कभी फंस रहा हो राइट एंगल ट्राइंगल का, जहां पर आपको एक साइड दे रखी है, एक एंगल भी इतना खतरनाक दे रखा है कि उसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, तब जाके साइन रूल आपको कहता है मैं हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में आपको सिर्फ एक फ्लिप कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और आंसर निकल जाएगा। आपको कुछ सर इतना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में? टाइम तो मैं दिखाने में लगा रहा हूं आपको, अगर चखाने में लगाऊं तो आपको अभी तुरंत समझ आ जाएगा। कैसे? देखो, ये सब लिखकर इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप जब देखो तो एक एक बात आपको समझ आए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे क्या कहूं? एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूंगा थोड़ी सी जगह दे दो, हम अपनी गुजर बसर कर लेंगे। आपने क्या करना है? राइट एंगल ट्राइंगल का ये एरिया 15 डिग्री पे घूम रहा है, राइट? इसका डबल कर दो, 30 हो गया। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई? राइट, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। इसका मतलब है आपने इसे डबल कर दिया। तो आपका जो भी आंसर आप निकालोगे उसमें आपको पहले हाफ लगाना पड़ेगा, फिर अपना साइन रूल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स हाफ फिर दो साइड्स, क्योंकि जब आप इसको डबल करोगे तो इसको भी डबल करोगे क्योंकि ये भी वहां जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 मीटर इंटू 1 मीटर और ये आ गया साइन 30 का 1/2। अब आप बताओ यार, ये डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा ना? इतना कुछ लिखना तो पढ़ाने के लिए जरूरी होता है क्लास में। अब हमारे पास क्या हुआ? दिस इज 1/2 1/2 1/2, दैट इज 8 एंड दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। अब इस आंसर को आप 1/8 मीटर स्क्वायर बोल लो, या फिर मीटर स्क्वायर की वैल्यू 10,000 लिखकर आप आंसर दे सकते हो। दिस इज 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना सा काम है, लेकिन इतना नहीं पढ़ाऊंगा तो ये सब आपको ऐसा लगेगा सर कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हो। तो आप ऐसी बात ना कर सको, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं सारी बात समझा के आपको आगे लेके चल रहा हूं। तो समझ आया आपको? अब इस तरह से साइन रूल आपकी हेल्प करता है। जैसे क्लियर हो गया? नोट करो, आप जल्दी नहीं है, आराम से नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। साइन रूल पर बनने वाले सवालों में कैसे कैसे बेनिफिट आपको होगा ये आप देखते जाओ और सीखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो साइन रूल से कैसे आपका मेंस्ट्रुएशन सुधरेगा, ज्योमेट्री वाली बातें आपको समझ आएंगी, ये तो आप देख ही रहे होंगे। आइए एक और सवाल देखते हैं, साइन रूल से जब आपको हेल्प मिलती है।
ये रहा क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द equal side of isosceles triangle is 12 centimeter and the angle between the equal sides is 45 degree, then find the area of triangle। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से एक भुजा का माप 12 सेंटीमीटर है और उन समान भुजाओं के बीच का कोण 45 डिग्री का है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां पर जो सवाल आपका है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल का है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका ऐसा हो सकता है। ठीक है, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको पता है इस सॉलिड का इस प्लेन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो इक्वल साइड्स इसको बोलेंगे आप। फिलहाल ये आपकी 12-12 सेंटीमीटर है और आपको जो एंगल प्रोवाइड है वो बच्चे ये 45 डिग्री का। इस 45 डिग्री के एंगल को और इन दोनों साइड्स को देखकर ये सवाल आपका फिर आसान है, क्योंकि आपको साइन रूल पता है। इस साइन रूल का क्या क्या फायदा होगा ये तो ज्योमेट्री में आपको दिखाऊंगा मैं, जब मैं इसका इस्तेमाल कर करके बहुत सारे सवाल शॉर्ट करूंगा। बट बने रहो, सीखते रहो, बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको। यहां आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्या हमारे लिए अब ये मुसीबत है? कोई मुसीबत नहीं है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है बेटा, इसका इस्तेमाल मैं कर लूंगा। तो मेरा फॉर्मूला हुआ, एरिया हुआ हाफ इंटू में 12 सेंटीमीटर, इंटू में 12 सेंटीमीटर और इंटू में साइन 45 डिग्री की वैल्यू, दैट इज 1/√2। 2 से इसे काटा तो 6 आ गया। ठीक है, अब √2 को रैशनलाइज कर देते हैं तो ये 2 बन जाएगा। जब ये 2 बनेगा तो ये काटेगा 3 आएगा, तो 12 तिया 36√2 सेंटीमीटर स्क्वायर is the area of this isosceles triangle which two equal sides are 12 and 12 and the angle between the given sides is 45 degree। नोट कीजिए। समझ आ रहा होगा? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से आगे चलेंगे तो और समझ आएगा कि हमें और क्या सीखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, अब मैं धीरे धीरे करके हर चीज पे आऊंगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल दो तरीके से बनते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे बना है ये भी समझ लेते हैं। राइट एंगल मतलब साइन 90, मतलब साइन 90 का इस्तेमाल करके हम समझते हैं कि कैसे हम इसका फॉर्मूला समझ सकते हैं। साइन 90 मतलब हिंट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल में है तो साइन 90 आपको फॉर्मूला कैसे प्रोवाइड कराएगा। सबसे पहले समझता हूं, मेरे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल, इन दोनों में एक चीज कंपलसरी है, 90 डिग्री। लेकिन इसकी स्थिति ए, बी और सी की है और इसकी स्थिति ए और ए के साथ a√2 की है। क्या कहना चाह रहा हूं,
जब आपको मेजरमेंट मैं पढ़ा रहा था अभी स्टार्टिंग में, दिखाता हूं, मैं आपसे कह रहा था कि साइड्स कैसे कैसे हो सकती है। यहां जब मैं आपको बता रहा था कि आपके एंगल के बेस पर एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो अभी उतने सी की बात कर रहा हूं कि दो राइट एंगल ट्राइंगल किस तरीके से बनेंगे। तो मैं यहां बता रहा था कि आपकी जो साइड्स हैं ये या तो तीनों सेम होगी तो ए होगी, या ए बी होगी, या ए बी सी होगी। जिस समय आपकी ट्राइंगल की साइड्स ए बी सी होती है उसमें दो सिचुएशन पैदा होती हैं। या तो वो एक स्केलन राइट एंगल ट्राइंगल होता है या फिर प्लेन स्केलन ट्राइंगल होता है जिसमें 90 डिग्री नहीं होता। तो आपको जिस समय दो साइड्स एक जैसी होती हैं और एक साइड अलग होती है, उस समय या तो वो आइसोसेलेस होता है, या अगर उसमें 90 डिग्री आ जाए तो वो आइसोसेलेस राइट एंगल होता है। तो बातें समझ ऐसे आएंगी कि जब आप यहां पहुंचेंगे इस वाले लेवल पर, तो आपको समझ लगेगा कि ये दो साइड्स बराबर हैं। और जब ये दो साइड्स बराबर हैं तो इस ट्राइंगल को आप आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल सकते हैं। लेकिन साथ में 90 डिग्री है तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा। लेकिन यहां पर सारी साइड्स अलग अलग हैं तो ये स्केलन तो है, लेकिन साथ के साथ अगर ये 90 डिग्री के साथ है तो स्केलन राइट एंगल ट्राइंगल। इन दोनों के फॉर्मूलों को समझने के लिए पहले इनके नाम को समझना होगा। सबसे पहले इसका नाम बनेगा ओनली राइट एंगल ट्राइंगल, यस और नो। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल अर्थात समकोण त्रिभुज, और इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल अर्थात समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यहां दो भुजाएं बराबर हैं इसलिए आइसोसेलेस वर्ड यूज हो रहा है। एंगल 90 है इसलिए आइसोसेलेस राइट एंगल हो रहा है। यहां पर दो बराबर नहीं है लेकिन एंगल 90 है तो आइसोसेलेस हट गया है और राइट एंगल ट्राइंगल है। इस तरीके से दो तरह के राइट एंगल ट्राइंगल देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न क्या पैदा होता है, फर्ज कर लो कि हम इस साइड से और इस साइड से इस ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना चाहें तो, क्योंकि इस दिन दोनों से ही क्यों, क्योंकि ये वाले एंगल तो पता नहीं है ना कितने कितने डिग्री के हैं, तो ये डेफिनेट पता है। तो डेफिनेट जो एंगल पता है उसके हिसाब से अगर मैं कहूं तो मेरा साइन रूल बोलेगा क्या, हाफ इंटू में ए इंटू में बी इंटू में साइन 90। ठीक, यहां अगर मैं आऊं तो हाफ इंटू में ए इंटू में ए इंटू में साइन 90। दरअसल साइन 90 की वैल्यू होती क्या है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और जैसे आप इसे 1 लिखेंगे तो ये बनेगा हाफ। इसमें ये दो साइड्स जो हैं, एक बार बेस और एक बार एक परपेंडिकुलर है, तो बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यहां जब ये 1 हो जाएगा तब क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ ए स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे आप ये कह पाएंगे कि ये आपका एरिया निकालने का तरीका है। यहां साइन 90 ने ही आपको फॉर्मूला बना के दे दिया। अब इस पर दोनों पर बनने वाले जो सवाल हैं वो हमारी मुसीबत है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन बनाऊंगा, एक एक चीज आपको समझाने के लिए तैयार हूं, बस आप तैयार तो रहें। ये तो समझे कि आपको करना क्या है, साइन 90 से कैसे हेल्प मिलने वाली है। आइए एक और हेल्प दिखाता हूं। चलो पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं वरना आप कहोगे सर सब गड़बड़ ना हो जाए। If three sides of a triangle are three, 4 and 5 centimeter, then find the area of triangle। अब यहां पर क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया और एग्जामिनर ने आपको तीन साइड्स दे दी। यहां थ्री साइड्स, 3, 4, 5 तीन डिफरेंट साइड्स हैं। जब थ्री डिफरेंट साइड्स आपके पास हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो इस स्थिति में आपके दिमाग में सिर्फ दो बातें आनी चाहिए, एक स्केलन और दूसरा राइट एंगल।
अब यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल का पता कैसे लगे, तो हमें यहां जरूरत पड़ती है पीजीटी की। पीजीटी समझते हो, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, जहां पर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स बराबर होता है किसी थर्ड साइड के स्क्वायर के। हमारे पास तीन साइड्स हैं, एक 3, एक 4 और एक 5। ये लॉन्गेस्ट साइड है, इसको छोड़ देते हैं। इस साइड 3 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं और फिर 5 का स्क्वायर। दो को जोड़ते हैं तो लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर वैल्यू आनी चाहिए। अगर आ रही है 9 + 16 = 25, तो 25 बराबर 25। तो आपको स्केलन फार्मूला, मतलब स्केलन का जो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला जो आपने 9th में पढ़ा, जो कि हीरो फॉर्मूला है, उसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। यहां आप एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी आपका एबीसी बनेगा, उसे आप निकालने के लिए मात्र इन दो साइड्स का ही इस्तेमाल करोगे। ऐसे 1/2 × 3 × 4। साइन 90 की जरूरत ही नहीं है, वो तो 1 है और वो 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो आपका आंसर आया 2 दूनी 4, आंसर इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द बेनिफिट of the formula to find out the area of the right angle triangle, that is 1/2 into base into perpendicular, right? 1/2 into base into perpendicular, 1/2 आधार गुणा लंब। यहां से आपके एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज पता लगी, ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट। क्या? ट्रिपलेट, यानी कि ऐसे ट्रिपलेट जिनको देखते ही आपको लगे कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर सर ये पॉसिबल ना हो पाता तो ये स्केलन ट्राइंगल होता, जिसके लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूले की जरूरत पड़ती, जिसके बारे में हम बाद में आगे जाके बात करेंगे। यहां तक आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा होगा। मैं आज सिर्फ ट्राइंगल में आपको बहुत कुछ समझा दूंगा और बहुत सारे सवालों के जवाब भी दे दूंगा। यहां तक अगर समझ आता है तो हमें ट्रिपलेट की बात करते हैं। हमारे ट्रिपलेट क्या क्या हो सकते हैं? देखो, जो आमतौर पे ट्रिपलेट आपके सामने आते हैं वो कौन कौन से आते रहते हैं। तो ट्रिपलेट के बेसिक्स को पकड़ते हैं। जब हमारे पास 3, 4 और 5 एक ट्रिपलेट है, तो इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करें 2 से। जब इस नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही दिखने में 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10, ये एक और ट्रिपलेट होगा। इसी को अगर आप 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई करते, राइट, अब अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता? 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, ये भी एक ट्रिपलेट होता। अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। हमें कैसे पता लगेगा कि एक ट्रिपलेट जो है वो सही मायने में मल्टीप्लाई होकर बड़ा होकर दिख रहा है जबकि वो छोटा हो सकता है? तो उसका बड़ा आसान तरीका है। यदि ट्रिपलेट को ध्यान से देखो तो ये तीनों नंबर का जो HCF है वो 1 है। क्या है? HCF इसमें 1 है, तो ये आपका एक नेचुरल ट्रिपलेट है, ये बेसिक ट्रिपलेट है। लेकिन अगर यहां पर आप देखेंगे तो इन तीनों स्थितियों में जो HCF की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 1 है। और जब ये नॉट इक्वल टू 1 है और फिर भी ये ट्रिपलेट है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी बेसिक ट्रिपलेट से मल्टीप्लाई होकर आया है। तो अगर आप इनको देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई होकर दिख रहा है, 2 के मल्टीपल है, 2 से भाग करोगे तो 3, 4, 5 आ जाएगा, 3 से करोगे तो आ जाएगा, 4 से करोगे तो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 3, 4, 5 के ट्रिपलेट उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी और फेस में दिखा सकते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस बेस पर, ये if 3 sides of a triangle are six, 8 and 10 centimeter, then find the area of triangle। तो ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं है, तो हमें समझना है कि इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना चाहिए। जो 6 है, जो 8 है, जो 10 है, यहां पर इनका HCF कितना आ रहा है?
2 आ रहा है, तो 2 से अगर आप इन्हें भाग करें तो 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, और ये ट्रिपलेट आपको याद है। तो इसका अर्थ ये हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का बेसिक ट्रिपलेट है। तो ट्राइंगल कौन सा बना? राइट एंगल्ड ट्राइंगल ही बनेगा, यानी कि ये जो साइड्स हैं वो सही मायने में राइट एंगल ट्राइंगल की हैं। तो एरिया निकालने के लिए अगर आप ड्राइंग करना चाह रहे हैं तो अपनी नॉलेज के लिए कर लिए, वैसे जरूरत है नहीं। यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल में आप इसे 6, इसे 8 और इसे 10 बोलकर इसी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करना चाहते हैं? सीधे सीधे बेसिक फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर ये एबीसी नाम देना चाहते हो तो एबीसी दे लो। क्या से निकला? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, 2 चौक 8, 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही ये साइड्स 9, 12, 15 दी होती तो 3 उनका एचसीएफ होता, 3 से भाग करते तो आपको पता लग जाता कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर 12, 16, 20 दी होती तो 4 इनका एचसीएफ होता, 4 से भाग करते तो पता लग जाता 3, 4, 5 वाला ये ट्रिपलेट है, जिसमें ये वेरिएशन कर करके आपको तंग कर रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बोल रहा है। समझ आया? तो अब आप सोच रहे हो सर क्या ट्रिपलेट 3, 4, 5 से ही बनता है? जी नहीं, ऐसे और कई ट्रिपलेट हैं जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए। जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो बेसिक ट्रिपलेट कौन कौन से हैं जो आपको याद हो। सबसे पहला बेसिक ट्रिपलेट है एक 3, 4 और 5। इस ट्रिपलेट को याद करने से आपको वो सारे ट्रिपलेट मिलेंगे एग्जाम में जो इसको मल्टीप्लाई करने से बनते हैं, कभी 2 से, कभी 3 से, कभी 4 से, कभी 5 से एंड एटसेट्रा। तो ये एक बेसिक ट्रिपलेट है। इसके अलावा दूसरा ट्रिपलेट कौन सा होगा? यस, कमेंट्स में बता सकते हैं अगर किसी को पता हो तो। 12, 5 और 13 का। 5 पे खत्म हुआ, 5, 12 और 13। 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, 144 और 25 169, जो कि 13 का स्क्वायर है। यस, क्लियर हो रहा है? मेरी बात समझ आ रही है? अब और कौन से ट्रिपलेट हैं जो आपको याद होने चाहिए? 5 के बाद आप एक और नंबर याद कर सकते हैं, 7, 24। अब 7 और 24, 7 से 49, 24 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 576। दोनों को जोड़े तो 625, जो कि 25 का स्क्वायर होता है। बहुत सारे याद नहीं करवाऊंगा मैं आपको, मैं मिनिमम जितने हो सकते हैं जो आपको आराम से याद हो जाए वो। 7 के बाद 8, 15 और 17। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का 225 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 289 होता है। ये वो ट्रिपलेट है, अगर आपको याद रहे तो यकीन मानिए कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर, 3 से मल्टीप्लाई करने पर, 4 से मल्टीप्लाई करने पर, 5 से मल्टीप्लाई करने पर आपको बहुत सारे ट्रिपलेट दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे इसे 2 से किया जाए तो 6, 8, 10, 3 से किया जाए तो 9, 12, 15, 12, 16, 20, 15, 20 और 25। इसको किया जाए तो 2 पंजे 10, 24, 26, 3 पंजे 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39, 4 पंजे 20, 12 चौक 48, 13 चौक 52, 5 पंजे 25, 12 पंजे 60, 13 पंजे 65। आप इसको करेंगे तो 14, 48, 50, 21, 72, 75, 28, 96, 100, 35, 120, 125। इसको करेंगे तो 16, 30, 34, 24, 45, 51, 32, 60, 68, 40, 75, 85। क्या इतने सारे ट्रिपलेट आपको याद करने चाहिए? क्या ये सही तरीका है? अरे नहीं भाई, ऊपर वाले 4 ही याद कर लो, बाकी किसी ना किसी रूप में आपको जब तंग करने आएंगे तो आपने देखना है उनका एचसीएफ कितना है। अगर उनका एचसीएफ 1 है तो वो आपको टेस्ट करने पड़ेंगे अगर आपसे फेमिलियर नहीं है तो। लेकिन अगर उनका एचसीएफ 1 है तो श्योर हो सकते हैं कि स्केलन या राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो पहली जो 2 साइड्स हैं, जो छोटी साइड्स हैं, उनके प्रोडक्ट का हाफ करने से आपका राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकल जाता है। तो हम इस सारे
ताम झाम से बचना चाहते हैं और अगले सवाल की बात करें तो अब आप देखना कि मैंने क्या किया। मैंने दे दिया जी आपको एक सवाल, इफ 3 sides of a triangle are 14 centimeter, 48 centimeter and 14 दिया, 48 दिया and 50 centimeter, then find the area of triangle। अब किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 14, 48 और 50 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपके दिमाग में 2 ही बात आएंगी, एक स्केलन और दूसरा राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कंफर्म हो जाए तो आंसर जल्दी आ सकता है। तो देखते हैं इन सबका जो HCF है वो 2 है, तो 2 से भाग करके ये दिखेगा 7, ये 24 और ये 25। ओरली देख लो आप, 7, 24, 25 का आपको पता है कि ओरिजिनल ट्रिपलेट है, तो इसका मतलब है कि ये डिसाइड हुआ कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। आप इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। 2 से काटा 24 आ गया और ये हो गया 14 चौके 56, 14 दूनी 28 और 5 33, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। जो भी आप ड्राइंग करेंगे या करने की जरूरत है नहीं, वैसे आपका एरिया आपको समझ आ जाएगा। अगर ये 14 है, ये 48 है और ये 50 है, तो ये आपका एरिया है। द एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल इज वेरी इजीली वी कैलकुलेटेड। समझ आया? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट के मल्टीपल की वैल्यू को भी जज करने का तरीका समझ चुके हैं। अब आपको पता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ने से एक शब्द बनता है परिमाप। अगर आपको परिमाप पता हो और लॉन्गेस्ट साइड पता हो तो एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। जैसे मैं आपको इसी क्वेश्चन का देख रहा हूं कि जो एरिया आ रहा है वो 336 आ रहा है ना, 336 आ रहा है। मैं यहां से आपको एक सवाल बना के दिखाता हूं जिसमें आप उलझेंगे और मैं आपको उससे बाहर निकालूंगा। इन दोनों का जोड़ कितना आया, 62, और इसमें 50 जोड़ देता हूं 112, यानी कि इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 112 है, और इसकी लॉन्गेस्ट साइड कितनी है, 50 है। क्वेश्चन बनाते हैं, देखना बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन में आपको। अब ये खुद राइट एंगल ट्राइंगल बोलने के लिए तैयार है। इफ द पेरीमीटर एंड द लॉन्गेस्ट साइड sorry, longest side of right angled triangle are 112 centimeter and 50 centimeter, then find the एरिया ऑफ ट्राइंगल। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है भाई। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 112 सेंटीमीटर है और सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि इसका एरिया क्या होगा। अभी अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि ये इसका जो पेरीमीटर है वो हमें दिख रहा है 50, 90, 100, 112 और लॉन्गेस्ट साइड ही 50 है और एरिया इसका 336 है। यहां 336 तक पहुंचने के लिए हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर था तो हम पहुंच गए, लेकिन जो सवाल मैंने अब दिया है उसमें ना तो बेस है ना ही परपेंडिकुलर है, तो कोई लॉन्गेस्ट साइड है, तो हम फंस गए। अब क्या करें, कैसे निकालें आंसर? इस सवाल का जवाब अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूं। कैसे?
ऐसा सवाल जहां पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर प्रोवाइड है और लॉन्गेस्ट साइड प्रोवाइड है, जैसे कि ये 50 है और ये आपका एक ए बी सी एक ट्राइंगल है, जिसमें ये आपको नहीं पता ये कितनी है ये कितनी है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि अगर आप इसे ए कहें, इसे फिलहाल सी कहें, चलो हम एक काम करते हैं, नेम चेंज करते हैं, इसे हम सी लिखते हैं और इसे बी लिखते हैं, तो ये हमारा बी हो गया और ये हमारी सी हो गई। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका दूंगा, बड़े प्यार से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा ये देखिए, आप ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सबसे पहले निकालिए एस, और एस होता है ए प्लस बी प्लस सी का आधा, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था। और ये है पेरीमीटर, जिसका मतलब है 112, और ये है इसका आधा, कितना आ गया भाई 56। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, यस। फिर आपके पास एक वैल्यू है सी जो है 50। अब आपने क्या करना है, सीधे सीधे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, जो कि है 6, और इस 6 को इस 56 से मल्टीप्लाई करना है। आप देखना मजा आएगा आपको भी, बहुत लॉजिकली आंसर है। 6 6 36, 6 5 30 और 3 33, और ये रहा आपका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब इस ट्राइंगल का शॉर्टकट में निकलने वाला एरिया, एंड दिस इज वी कैलकुलेटेड। इस क्षेत्रफल को 336 तक लाने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये दोनों नहीं पता लग रहे और ये पता है, तो इसको रखो एज ए सी, सीधे सीधे पेरीमीटर का हाफ करो, कोई ना कोई नंबर आएगा जो कि डेफिनेटली एस है, तो सी से ज्यादा होगा। जितने का डिफरेंस आ जाए उसी डिफरेंस को इस एस की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना, बिना परपेंडिकुलर और बिना बेस निकाले आप सवाल में छूटते ही बोलेंगे यस सर आई गॉट इट, आई कैन डू दिस। तो ये स्मार्ट तरीका क्या है, इसमें हम बोलते हैं, इसे लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि ये फॉर्मूला आपको कैसे याद रहेगा। इस फॉर्मूले का टेक्निकली डेरिवेशन कैसे हुआ है ये आप सीखना चाहते हैं तो अगली क्लास में जरूर मिलेंगे मुझसे। यहां पर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट सॉरी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकालने का तरीका है आपका P अपॉन 2, P मतलब पेरीमीटर, दिस इज P अपॉन 2 माइनस सी। इस P अपॉन 2 को आप बोल सकते हैं दैट इज S। तो फॉर्मूले को सिंपल वे में लिख सकते हैं S माइनस सी, ये देगा आपको डायरेक्ट एरिया। सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं तब जब आपको तीनों की साइड्स का टोटल और एक लॉन्गेस्ट साइड यानी कि हाइपोटेनस आपको गिवन है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये शॉर्टकट फॉर्मूला तो ना तो हमने स्कूल में कभी पढ़ा और ना ही प्रिपरेशन के टाइम पर हमारे हाथ लगा, हमने तो कहीं ना कहीं लंबे तरीके से बेस और परपेंडिकुलर को ढूंढने की कोशिश की। क्या आप हमें समझाओगे कि ये फॉर्मूला डेरिवेट कैसे हुआ? अगर आप जानना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला डेरिवेट कैसे हुआ तो आपको इसी की सेकंड क्लास मेंसुरेशन 2 में यहीं पर कल मुझसे मिलना होगा। सब कुछ पढ़कर आएंगे आप, जो मैंने पढ़ाया है आपको आज। उधर पॉलीगन पढ़ने के बाद इंप्रूवमेंट आई होगी, इधर आज मेंसुरेशन की फर्स्ट क्लास में इंप्रूवमेंट आएगी, कल सेकंड में आएगी, परसों थर्ड में आएगी, और ऐसे ही कहीं ना कहीं नई चीजों को देखने का मौका आपको मिलेगा। तो हम अगले 2 दिन और ट्राइंगल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तब हमारी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन एक साथ इंप्रूव होगी। और जब इतना इंप्रूव हम मेंसुरेशन में कर देंगे तो जब ज्योमेट्री में आएंगे तो पूरी ज्योमेट्री इंप्रूव हो जाएगी और आप फिर किला फतेह कर लोगे। ये मेरा प्रॉमिस है और आपका मेरे साथ प्रॉमिस होना चाहिए कि आप भी बराबर की मेहनत करने वाले हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल यहीं पर इसी समय 6:30 बजे मेंसुरेशन पार्ट 2 में।